मैं साइकियाट्रिस्ट के पास बैठा था। बेगम के कहने पर कई दिन से टाइम लिया हुआ था, इसलिए उन्हें मिलने चला आया। क्या मसला है आपको? तफसील से ज़रा बताएं। मैं आंखें बंद किए चित लेटा माजी की तरफ सफ़र करने लगा और मेरी ज़बान से अल्फाज फूटने लगे। सब ठीक था। मैं अपने ऑफिस में मसरूफ़ रहता और नौशीन यूनिवर्सिटी में लेक्चरार थी। बच्चे स्कूल कॉलेज से आकर एकेडमी चले जाते और पीछे घर में सिर्फ अम्मा और नौकरानी होती थीं। अम्मा काफ़ी बीमार रहने लगी थीं। अक्सर ऐसा होता कि अम्मा की रात को तबीयत ख़राब हो जाती और हम उन्हें लेकर अस्पताल चले जाते, जहाँ 4-5 घंटे की ट्रीटमेंट के बाद हमें फारिग कर दिया जाता। जब ये अक्सर होने लगा तो मेरी और नौशी की वर्क रूटीन ख़राब होने लगी। रात को देर से जागने की वजह से हम दोनों ही मुतासिर हो रहे थे। इन्हीं दिनों एक दिन नौशी ने मुझसे कहा, सुनिए, अम्मा की वजह से हम दोनों को खासी डिस्टर्बेंस हो रही है, क्यों ना हम उन्हें ओल्ड एज होम छोड़ आएं। ये सुनना था कि मेरे तन बदन में आग लग गई और घबराते हुए मैंने पूछा कि तुमने ये सोचा भी कैसे? जानती हो अब्बू की डेथ के बाद अम्मा ने मुझे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया। आप भी ना जज्बाती हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि शहर में 20 ओल्ड एज होम हैं। हम किसी अच्छे प्राइवेट ओल्ड होम का इंतखाब करेंगे जहाँ मेडिकल की सहूलियात हों, ताकि खुदा ना खास्ता रात को तो हम यहाँ होते हैं, अगर दिन में अम्मा की तबीयत बिगड़ गई तो क्या करेगी काम वाली नजमा। आप एक दफ़ा मिसेस अब्बासी ने जो ओल्ड होम प्रोजेक्ट शुरू किया है वो देख आएँ। अच्छा, फ़िलहाल अपनी बकवास बंद करो और मुझे पढ़ने दो। मैंने ऐनक सीधी की और किताब पढ़ने में मसरूफ़ हो गया, लेकिन मेरा दिमाग बार बार मिसेस अब्बासी के बनाए ओल्ड एज होम की तरफ जा रहा था। अगले दिन इतवार थी और सुबह ही सुबह मैं गाड़ी लेकर शहर के इस पोश इलाके की तरफ बढ़ गया जहाँ वो ओल्ड एज होम था। गाड़ी पार्क करके उस शानदार और पुरशिकवा बंगले की तर्ज पर बनी उस इमारत में दाखिल हो गया जहाँ मेरा इस्तकबाल पौधों को पानी देती मिसेस अब्बासी ने खुद किया। उस दिन मैंने वो सारी इमारत घूम फिर कर देखी जहाँ मेरे जहन के मुताबिक वाकई बूढ़े लोगों के लिए जन्नत तामीर की गई थी। साफ सुथरा माहौल, बड़ा सा सरसब्ज लॉन, पुरशिकवा डिस्पेंसरी जहाँ हर वक्त एक डॉक्टर तैनात रहता था और ओल्ड एज होम की अपनी 2 एम्बुलेंसेस। इसके अलावा वहाँ ज़िंदगी की हर सहूलियात फराम की गई थी। मिसेस अब्बासी से फीस वगैरह पूछी तो 14 तबक रोशन हो गए, लेकिन अम्मा के आराम की वजह से वो मुझे मुनासिब लगे। अब सिर्फ अम्मा से पूछना बाकी रह गया था। रात को अम्मा के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा वो बैठी बड़े बड़े लफ्ज़ों वाला कुरान पढ़ रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने सर उठाकर ऊपर देखा और मुस्कुराई। मैं चुपचाप पहलू में आकर बैठ गया। अम्मा का हाल अहवाल पूछा और फिर चुप। समझ ही नहीं आ रही थी कि बात को कैसे शुरू करूं। ये मुश्किल अम्मा ने खुद ही आसान कर दी। की होया पुत्र, परेशान लग रहे हो? जी बस आपकी वजह से ही परेशानी थी। कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक ठाक तो हूँ, मुझे क्या होना है, बस ये कमबख्त हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है। अम्मा एक मशवरा करना था आपसे। बोल पुत्र। अम्मा मैं एक जगह देख कर आया हूँ, मैंने हकलाते हुए बोलना शुरू किया। वो आपकी रिहाइश के लिए बहुत मुनासिब है। वहाँ मुझे ये परेशानी नहीं होगी कि आप घर में अकेली हैं या आपकी तबीयत तो ठीक ठाक है। वहाँ डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहता है, माहौल भी साफ सुथरा है। अम्मा के चेहरे पर रक्सा मुस्कुराहट थम गई थी। एक दफ़ा माथे पर बल पड़े और फिर मुस्कुरा दी। पुत्र, मुझे भी काफ़ी दिन से महसूस हो रहा था कि मैं तुम लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं। जैसे मेरा लाल खुश वैसे मैं खुश। अम्मा ने मुस्कुराते हुए मेरा माथा चूमा और मैं कमरे से निकल आया। मेरा ज़मीर इस बेगैरती पर आमादा नहीं था, मगर मेरे हालात कुछ और थे, या शायद मैं हालात का सही से मुकाबला न कर सका और अम्मा को ओल्ड एज होम छोड़ आया। शुरू में तो 2-3 दिन बाद चक्कर लगा लेता था। कभी कभी अम्मा को घर भी ले आता था और अगले दिन फिर छोड़ आता। फिर मेरे चक्कर कम होते गए, बस इतवार की इतवार जाने लगा और फिर कुछ अरसा पहले तो हद ही हो गई। कारोबार के चंद मसाइल की वजह से मैं करीबन 1 महीना ना जा सका। इसी दौरान वो मनहूस दिन आ गया। इतवार का दिन था। मुझे आज एक आदमी के साथ ज़रूरी कारोबारी मुलाकात करनी थी। नाश्ता किया, गाड़ी में आ बैठा कि 18 साला ऐयान भी दरवाज़ा खोलकर साथ बैठ गया। डैड, आपको पता है मैं गाड़ी चलाना मुकम्मल सीख गया हूँ। अच्छा, वाह शाबाश, मेरा बेटा बड़ा हो गया। डैड, आप हमेशा हमें स्कूल छोड़कर आते हैं, आज मैं आपको छोड़कर आऊँगा। मैंने हंसते हुए आन से पूछा, अच्छा कहाँ छोड़ने का इरादा है अपने पापा को? ओल्ड एज होम, उसने कहा और मैं साकत हो गया। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और हाथ स्ट्रिंग पर मजबूती से जम गए। वो अपने धुन में बोलता जा रहा था,
आज संडे है, मुझे पता है कि आप ग्रेनी से मिलने जा रहे हैं। मैं भी चलता हूँ, साथ में आपको अपनी ड्राइविंग भी दिखाता हूँ। मगर मैं बस अयान के पहले जुमले पर ही साकत हो चुका था। उसके मासूम जुमले में मेरा मुस्तकबिल छुपा था, मेरी वो फसल जो मुझे काटनी ही थी। बचपन में पढ़ी कहानियाँ और वाक़यात की तरह मुझे भी इसी सुलूक का शिकार होना था। मेरी आंखों से आंसू उबल उबल कर आ रहे थे और मैं अपनी माँ से अपने इस घटिया सुलूक से सख्त शर्मिंदा था। अयान को बिला वजह डांट कर मैंने गाड़ी से निकाला और तेजी से गाड़ी चलाता हुआ अम्मा को लेने ओल्ड एज होम जाने लगा। ओल्ड एज होम पहुंचा तो दूसरी बिजली गिरी। कुछ देर कबल ही अम्मा हार्ट अटैक से फौत हो चुकी थी और मेरी माफ़ी और तौबा के सारे दरवाजे बंद हो गए। डॉक्टर साहब, तब से ही मैं इंतहाई चिड़चिड़ा हो चुका हूँ। कारोबार में दिल नहीं लगता, बिला वजह बच्चों और मुलाजिमों को डांटता रहता हूँ। अक्सर छुट्टी वाले दिन सारा दिन कब्रिस्तान में अम्मा के सराहने बैठकर उनसे माफ़ी मांगता रहता हूँ। न घर में दिलचस्पी रही न कारोबार में। अब बताएं, इस बेसकूनी, बेआरामी और इस ज़मीर का कोई इलाज है? जो जगह भी है तो बेफेज। काफ़ी देर तक मैं चुप रहा, लेकिन डॉक्टर की आवाज़ न आई। आंखें खोली, उठकर डॉक्टर को देखा तो वो सर नीचा किए बैठा रो रहा था। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा बोला तो उसने सर उठाया और आंखें साफ करके बोला, इसके अलावा इस बेसकूनी का कोई इलाज नहीं कि अल्लाह से तौबा इस्तगफार करते रहा करो। नेक काम करो ताकि वो तुम्हारे माँ बाप के काम आए और शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। ये कहते हुए उसकी हिचकियाँ बन गईं और गुलगीर आवाज़ में फिर बोला, मैंने एक ज़रूरी काम से जाना है, आप चले जाएं। ये कहते हुए उसने अपना मोबाइल उठाया और मुलाजिम को क्लिनिक बंद करने को कहा। अरे डॉक्टर साहब, इतनी इमरजेंसी में आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा तो उसने मुड़कर जवाब दिया, ओल्ड एज होम बाबा को लेने। ये कहा और घूमकर राहदारी में गायब हो गया।